हैं कि रिप्लेसमेंट कैसे चाहिए। रिप्लेसमेंट के लिए पहले ये समझो भाई कि पौधे को चाहिए क्या क्या है, तब तो हम रिप्लेसमेंट थे, ठीक है कि नहीं। तो डिमांड क्या है, जब तो हम डिमांड पूरी करेंगे तो डिमांड तो पता चले। तो डिमांड क्या है, अगर हम ये पेड़ को समझें, इस पेड़ में नीम का पेड़ है, ये नीम के पेड़ में पत्तियां दिख रही हैं अभी बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी ये लीव्स के अलावा क्या बनाएगा, फ्रूट्स बनाएगा छोटा छोटा। अभी फ्रूट्स और लीफ को छोड़ दो तो क्या है फिर ये प्लांट के अंदर, छोटी छोटी टहनियां हैं, फिर छोटी छोटी डालियां हैं, फिर बड़ी बड़ी डालियां हैं, और बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, फिर पूरा मोटा स्टेम है, और फिर रूट है, करेक्ट ना। तो लीफ और फ्रूट को हटाया तो बाकी ये सब है, ये सारा कैल्शियम और फॉस्फेट से बना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्लांट को सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फेट चाहिए, ज्यादा मात्रा में भी चाहिए और सबसे पहले चाहिए, मतलब पहले चाहिए। पहले मतलब क्योंकि जब जड़ बनेगी तभी तो वो तना बनेगा, और जब तना बनेगा तभी डालियां बनेंगी, डालियां बनेंगी तब पत्तियां बनेंगी, पत्तियां बनेंगी तब फूल आएंगे, फूल आएंगे तब फल आएंगे। ये तो सब आखिरी का बात मामला है ना। पहले तो जड़ बनाओ, फिर स्टेम बनाओ, फिर डालियां बनाओ। अब ये सबको फास्फोरस और कैल्शियम चाहिए। आपका जो बोन स्ट्रक्चर होता है ना, आपकी हड्डी में अगर मांस को निकाल दें, मतलब मसल्स को निकाल दें और ब्लड को निकाल दें, तो जो भी ढांचा है वो फॉस्फेट और कैल्शियम। क्लियर। तो प्लांट्स की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है फॉस्फेट और कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ये फॉस्फेट और कैल्शियम अभी हम डीएपी और एसएसपी के रूप में देते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे। अब प्लांट्स का हड्डी बन गया, अब क्या बनेगा जी, अब चाहिए उसको लीफ, पत्ती बनाने। पत्ती के लिए जिम्मेदार होता है नाइट्रोजन एलिमेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम पौधे की दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन। तीसरी बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है प्लांट्स की, लास्ट में अब बनना है फल। तो फल को बनाने के लिए उसकी मैच्योरिटी, साइज, शेप और सब कुछ के लिए लगता है पोटाशियम। इसके बाद लास्ट में चाहिए छोटा 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 माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्लियर हो गया। ये 4 रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की, डिमांड है उसकी बॉडी का, ठीक है। 4 रिक्वायरमेंट को अभी हम अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर से पूरा करते हैं। फास्फोरस को डीएपी से करते हैं, नाइट्रोजन को यूरिया से करते हैं, पोटासियम को म्यूरेट ऑफ पोटाश से करते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम एनपीके फर्टिलाइजर 12, 32, 16 दुनिया भर के कॉम्बिनेशन है वो 2 तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हमें इन सब के ऑर्गेनिक विकल्प चाहिए, मतलब नेचुरली विकल्प चाहिए, नेचुरली रिसोर्स चाहिए। तो हम इनको बनाएंगे कंपोस्ट के माध्यम से, क्योंकि कोई भी मैटर का जो बेस्ड होगा, बेस मतलब ऑर्गेनिक मैटर होगा, मतलब कंपोस्ट होगा। मतलब आप चाहे फास्फोरस को बोलोगे तो फास्फेट को फास्फोट नहीं बोलोगे, आप उसको कंपोस्ट बोलोगे। फॉस्फेट रिच कंपोस्ट, पोटास रिच कंपोस्ट, नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट। तो सब में लास्ट में क्या आ रहा है, कंपोस्ट, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए, नेचुरल प्रोसेस से बने हुए, नेचुरल रिसोर्सेस से बने, इसलिए सब में कंपोस्ट जुड़ा है। अब कंपोस्ट जुड़ा है तो फिर समझ लो कि पहले नंबर हम कंपोस्ट की डेफिनेशन पे चले जाते हैं। सही है कि नहीं है, कि कंपोस्ट का डेफिनेशन क्या है, किसे बोलेंगे कंपोस्ट, फिर उसमें अपन जोड़ देंगे फास्फोरस, नाइट्रोजन सब जोड़ देंगे। पहले कंपोस्ट का डेफिनेशन, डेफिनेशन कंपोस्ट का ये है कि अभी लोग जैसा समझते हैं गाय के गोबर को कंपोस्ट मान लिया, जैसे हम लोगों ने कल डाला बोले कंपोस्ट है, ठीक है। पर कंपोस्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या है भाई, कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होगा ना। ऐसे कैसे आपने देख के बोल दिया ये गोबर है ये कंपोस्ट है ना, कुछ तो भी आइडेंटिफाई होगा ना, कि ये ऐसा दिखना है तो ये कंपोस्ट बोलना है, ऐसा दिखना है तो ये गोबर होना है। अब क्या है ना, लोग दिखने पे नहीं जाते, लोग क्या बोलते हैं ये 3 साल पुराना है जी, 3 ईयर ओल्ड है, मतलब ये कंपोस्ट है ना, और ये ताजा है मतलब गोबर है। ये रॉन्ग है आपका आइडेंटिफिकेशन का तरीका। तो सही आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है, सबसे पहला काम है कलर कैसा होना चाहिए, ब्लैक, ब्लैक होना चाहिए।
और ब्राउन भी लिख सकते हैं, ब्लैक और ब्राउन। कोई भी कंपोस्ट को आप जब तक कंपोस्ट नहीं बोलेंगे जब तक उसका कलर काला ना हो। नंबर एक, ये एक आइडेंटिफिकेशन का एक पॉइंट है। आइडेंटिफिकेशन का दूसरा पॉइंट है दूसरा आइडेंटिफिकेशन है सेकंड, 25% उसके अंदर मॉइस्चर होगा। अगर उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, ड्राई है, ब्लैक है पर ड्राई है, नॉट अ कंपोस्ट। ठीक है, वो पाउडर है, वो एक मैटर है, वो कंपोस्ट नहीं है। ठीक है, तो 25 मॉइस्चर के साथ में होना चाहिए कंपोस्ट। थर्ड, लाइट वेट होना चाहिए, वजन हल्का होना चाहिए। अगर किसी भी कंपोस्ट को आप ऐसे पकड़ेंगे ना, आप 1 केजी काउ डंग को पकड़िए और 1 केजी कंपोस्ट को पकड़िए। काउ डंग के जो है ना वॉल्यूम में ठोस होगा एंड वजन लगेगा, वेट होगा, एंड इतना पूरा भर लेंगे तो 250 ग्राम ही कंपोस्ट आएगा, गोबर 2 केजी आ जाएगा हाथ में। ठीक है, क्लियर हो गया ना। लाइट वेट, कलर ब्लैक, 25% मॉइस्चर, और 4 पॉइंट है लास्ट, सौंधी खुशबू आना चाहिए, स्मेल सौंधी आना चाहिए। सौंधी खुशबू, सौंधी मतलब जो है ना, आप समझिए जैसे जब रेन होती है ना फर्स्ट टाइम, मिट्टी में जो खुशबू आती है उस खुशबू को सौंधी खुशबू बोलते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में जो खुशबू है वो किस चीज का आता है? बैक्टीरिया एक्टिवेशन का आता है। बैक्टीरिया एक्टिव हो गए मिट्टी के अंदर। अब बैक्टीरिया एक्टिव हो गए मतलब वो बैक्टीरिया की खुशबू है। अब अगर वही सेम खुशबू ये कंपोस्ट में आ रही है तो समझ लो वही बैक्टीरिया है जो फार्म के अंदर है। अगर वो खुशबू नहीं आ रही तो वो बैक्टीरिया अभी नहीं आए जो फार्म के अंदर है, ये और कोई बैक्टीरिया है अभी इसमें और कंपोस्ट होने दो। जब तक सौंधी खुशबू ना आए तब तक खेत में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वहां जाके ये प्रॉब्लम करेगा। जो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं उनको ये करने नहीं देगा, है ना, क्योंकि भाई वो एक काम करने वाले बैक्टीरिया है, ये अलग काम करने वाले बैक्टीरिया हैं। जब ये जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम करेंगे। तो कंपोस्ट होने के बाद ही कोई भी मैटर खेत में डालना चाहिए, तभी वो बेनिफिट करेगा। क्लियर हो गया? तो ये है भाई आइडेंटिफिकेशन कंपोस्टिंग। अभी देखो 2 चीज हमने डिस्कस किया। अभी ये केमिकल फर्टिलाइजर रिप्लेसमेंट तैयार करने से पहले हमने ये पता किया कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और ये रिक्वायरमेंट को हम सभी ऑर्गेनिक मैटर से कंप्लीट करेंगे। और ऑर्गेनिक मैटर से जब हम कंप्लीट करेंगे तो हर एक एलिमेंट का कंपोस्ट बनाएंगे, और कंपोस्ट के लिए ये पैरामीटर होंगे। अब ये पैरामीटर हमें इन कंपोस्टों में मिला के फार्म के अंदर देंगे। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि इनकेस अगर कोई भी मैटर कंपोस्ट नहीं है, इन पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरता, तो फिर हम उसको कंपोस्ट बनाएं कैसे? हमने देखा है 5 ईयर के बाद भी काउडंग कंपोस्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको मैं अंदाजा बता देता हूँ। एक किधर पे भी आप जाइए फार्मर के पास, जिसने 5 फीट या 10 फीट गहरे खड्डे में गोबर को डाला है और वो कंटिन्यूअसली 4 to 5 ईयर से डाल रहा है, अभी वो बोलेगा यार सब ये 5 ईयर ओल्ड है, ये तो कंपोस्ट हो चुका, 3 मंथ में कंपोस्ट हो जाता है। अभी वो खड्डे को आप खोदना और 5 फीट 2 फीट के बाद में गोबर निकालना, एज इट इज के एज इट इज गोबर निकलेगा। जैसा डाला था ग्रीन, वैसा का वैसा ही ग्रीन निकलेगा। आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। और ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम कुदरत के साइंस को समझ ही नहीं पाते और काम करते रहते हैं। और कुदरत का साइंस हमने कल आपको बताया था, 3 चीजों पर डिपेंड है, फूड, वाटर और एयर। ये संसार में हर काम करने वाले व्यक्ति को, हर कार्य करने वाले प्लांट्स को, हर कार्य करने वाले बैक्टीरिया वायरस को चाहिए। ये नहीं होगा तो ये नहीं होंगे, और ये होगा तो वो होंगे। अब ये बताओ, ये जो कंपोस्ट बनाना है गोबर से, ये कौन बनाएगा? हम बनाएंगे या कोई और बनाएगा? कौन बनाएगा? बैक्टीरिया।
कौन बनाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बनाएंगे, है ना, बैक्टीरिया बनाएंगे। वो हमें दिखेंगे नहीं, है ना, दिखते कभी तो हम उनसे बातचीत करते है कि नहीं, और उनसे बोलते कि भाई जल्दी करो, या कुछ तो भी बोलते, या कुछ तो भी संवाद होता, पर आज तक नहीं दिखे। तो अब हम ये समझ नहीं पाते कि कंपोस्ट बनता कैसे और कौन बनाता है। इसमें जो है ना बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया बनाते हैं। अब अलग अलग बैक्टीरिया का पता करना हमें कोई जरूरत नहीं है, पर हमें ये पता है बैक्टीरिया बनाते हैं। कोई जादू तो नहीं है, कोई बटन तो नहीं दबता वहां पे कि हमने दबा दिया गोबर में बटन, उधर कंपोस्ट हो गया रेडी, ऐसे नहीं होता। तो बैक्टीरिया मतलब फूड वाटर एयर। अब आपने क्या किया साहब, ये 10 फीट गहरा खड्डा लिया, इसमें गोबर फटक दिया अंदर। अब ये बताइए कि ये जो 10 फीट गहरा गड्ढा पूरा गोबर से भर गया, क्या ये वाले स्पेस में एयर मिलेगी? फूड तो है, गोबर है इतना सारा भरा पड़ा खाने को, ठीक है, वाटर भी है क्योंकि गोबर में मॉइस्चर है, वाटर है, पर एयर नहीं। एयर नहीं है तो ये स्पेस में बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे। आपको केवल कंपोस्ट इस जोन का गोबर मिलेगा जिस जोन में एयर पास हो रही होगी जहां तक। तो इतनी छोटी छोटी बातें हम समझ नहीं पाते और फिर हम नुकसान में जाते हैं, तरीके गलत हम यूज करते हैं काम करने के। इसीलिए आपको कंपोस्ट करने के लिए सही पाथ यूज करना है, और सही पाथ ये है कि आप लगभग 4 फीट विड्थ का और 15 टू 12 फीट, ये है 4 फीट, ये 2 फीट हाइट है, ये 4 फीट विड्थ है, और ये 12 टू 15 फीट लेंथ है। ये साइज का आपको पिट बनाना है। अब लेंथ चाहे आप जितना लंबा करना चाहें कर लीजिए, 100 फीट लेके जाइए, कोई हर्ज नहीं है, पर विड्थ जो है ना 4 फीट होना, और इसका यू शेप का टनल होना ऐसे ऐसे, और उसका टॉप का हाइट 2 फीट होना। क्लियर? इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे क्या होगा, जैसे ये वाला स्पेस है तो इधर से 2 फीट अंदर हवा जाएगी, इधर से 2 फीट अंदर हवा जाएगी, ऊपर से 2 फीट अंदर हवा जाएगी, पूरे एरिया को हवा मिलेगी, एयर मिलेगा। एयर मिलेगा तो बैक्टीरिया देखिए फिर कितना फटाफट काम करेगा, बहुत जल्दी आपके कंपोस्ट को बना देंगे। और इसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और फास्ट हो जाए तो वेस्ट डिकम्पोजर मार दो इसमें, तो जो काम 60 डेज में हो रहा था वो 30 डेज में हो जाएगा आपका। तो कुल मिला के जो 5 ईयर में भी काउ डंग कंपोस्ट नहीं बदलता, या कोई भी कचरा 5 ईयर में भी कंपोस्ट नहीं बनता, उसको ये साइज के पिट में रखिए, 2 बार वेस्ट डिकम्पोजर मारिए, 30 डेज के अंदर वो ब्लैक ब्राउन ये पूरे कैरेक्टर आ जाएंगे उसके अंदर। और अगर जब तक ये कैरेक्टर नहीं आए तब तक उसको यहीं पर वेट करिए, जब तक ये कैरेक्टर नहीं आ जाते तब तक फार्म के अंदर उसको लेके मत जाइए। ये सही बात है। अगर इसमें कुछ तो भी हमने मिलावट किया समझ लो मामला गड़बड़। इसका डेप्थ होना, डेप्थ नहीं होना, ये जमीन के सरफेस पर ही होना है। सरफेस पर वो 2 फीट क्या है तो? हाँ 2 फीट आप लिखे हुए वहाँ पे? विड्थ, नहीं वो 4 फीट है। हाइट लिखा, हाइट। అట్లా వేసుకుంటూ పోవాలన్నా ఇట్లా లైన్ వేసుకుంటా భూమి మీద కుప్పలా ఆవు పంట ఒక దగ్గర పెట్టి వెడల్పు 4 ఫీట్ వెడల్పు వేసుకుని ఇట్లా లైన్ లాగా వేసుకుంటూ 4 ఫీట్ల ఎత్తు जमीन के लेवल से ये ग्राउंड लेवल ఒక దగ్గర వేస్తే खोदना है अंदर। खोदना नहीं है, जमीन के सरफेस पर ही कोई भी मैटर जिसको कंपोस्ट करना वो डालना। साइड के वॉल्स कुछ बनाने कुछ बनाने की की जरूरत नहीं, आप तो एक ठीक है बैरियर बनाना, आप एक मार्किंग कर दो, इधर से ज्यादा नहीं इधर से ज्यादा नहीं, ये 4 फीट है, इतना 4 फीट हाइट को 2 फीट हाइट ले जाने और 2 फीट चौड़ा, मतलब विड्थ 4 फीट और 2 फीट हाइट में हमें काउ डंग को फैला देना जमीन के नहीं। कवर आपको जूट का बोरा कर सकते हैं आप, है ना, एकदम मॉइस्चर एवापोरेट ना हो, या ये वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट घास ग्रास टाइप का बीज टाइप का जो वर्मी बैग्स आते हैं उसमें वो भी कर सकते हैं। మొన్న మనకు పెండ అందుకే కంపోజ్ కాకుండా हो गया वो भी कर सकते हैं। అంత ఒక్కటే ठीक है, तो इस तरह से कंपोस्ट
कंपोस्टिंग का पिट बनाना है, పక్కకు లైన్ లాగా खड्डा नहीं వేసి खोदना రాకనే है, जमीन के ఇదే सरफेस पर ही దీనిలో ये పక్కకు లైన్ లాగా 2 వేసి फीट పెట్టి हाइट लेनी है, 4 फीट विड्थ लेनी है, 12 to 15 फीट हमें लेंथ लेनी है। ये कंपोस्ट बन जाएगा आपका। अब इसमें कोई भी मेटल आप यूज कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको इसमें अर्थवॉर्म नीचे जमीन में नहीं चले जाएंगे, दे विल नॉट स्प्रेड, दे विल अगर अर्थवॉर्म जाएंगे पर ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं ना 75% फ्रेश काउडर प्लस 25% रॉक फॉस्फेट, ठीक है, प्लस 5 kg इंडियन अर्थवॉर्म। ये फार्मूला है इंडियन अर्थवॉर्म। यहाँ पे हमने वुड पाउडर भी लिखा है, लकड़ी का बुरादा है ना, या रॉक फॉस्फेट पाउडर। इन दोनों में से कोई एक 25% और 75% काउडंग फ्रेश और उसमें 5 kg इंडियन अर्थवॉर्म। तो देखो इस फार्मूले को बनाने में हमको पूरा 9 ईयर लगा। जब हमने फार्मिंग शुरू किया तो हम उस समय पे केवल गोबर का और गुड़ का घोल पिलाते थे प्लांट्स को केवल, ठीक है। हमारे पास और कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि वो हमने बचपन से अपने पान की फार्मिंग में देखा है, हमारे दादाजी लोग करते थे तो वही हम करते थे, है ना। फिर बाद में जब हम शुरू किए धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आने लगे, अपने अपने लोग आइडियाज़ देने लगे, अरे तुम ये कर रहे हो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी। तो जिसने जो बोला हम वो करने लगे। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने हमको अर्थवम दिए। ये करीब 2011 की बात है, 2011 की। उन्होंने हमको अर्थवम दिए और उन्होंने कहा कि ये अर्थवम है और इससे कंपोस्ट बनाइए, ये बहुत अच्छा कंपोस्ट होता है, आप जैविक खेती कर रहे हो तो ये अर्थवम से जो है ना मतलब बहुत अच्छा आपका मिट्टी में रिजल्ट आएगा, फिर अच्छा खाद बनेगा। और इसको बनाने के बाद 1 महीने के बाद आप इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। उन्होंने अपना जो भी था वो हमें समझा दिया, तो हमने सुन लिया, समझ लिया। अब उसके बाद 2012 में हमको एक सज्जन मिले जो रॉक फॉस्फेट पे बहुत बड़ा काम करते थे, डीएपी एसएसपी प्लांट्स को रॉक फॉस्फेट सप्लाई करते हैं। हमारे सागर के पास में एक 80 किलोमीटर की दूरी पे माइंस है रॉक फॉस्फेट की। रॉक फॉस्फेट एक मिनरल्स है जिसकी माइनिंग होती है, इंडिया में 3 इसकी माइनिंग जोन है। अब वहाँ से जो रॉक फॉस्फेट यहाँ साउथ इंडिया भी आता है, कॉफ़ी टी बागानों में जाता है, आसाम नॉर्थ ईस्ट सब जगह वो सप्लाई रैक से भेजते हैं ट्रेन से। तो वो हमको मिले, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई हमसे मिलके कि हम सागर जिले में इकलौते व्यक्ति जो जैविक खेती कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने अनुभव बताए, क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी व्यक्ति का सपना पूरा नहीं होता और अगर उस लाइन का उसका कोई काम करने वाला, उसके सपने पे काम करने वाला कोई आदमी मिल जाए, उसको बहुत खुशी होती है। तो वो सोचता है ये भी बता दें, ये भी बता दें। तो उन्होंने हमको बोला कि तुम एक काम करो, ये रॉक फॉस्फेट पाउडर यूज करो, क्योंकि ये डीएपी बनने में जाता है और हम बेचते हैं डीएपी प्लांट्स को, एसएसपी प्लांट्स को। तो इसको कैसे करो आप, इसको रॉ मतलब पचा हुआ गोबर लो, कंपोस्ट लो, काउडंग कंपोस्ट लो और फिर उसमें रॉक फॉस्फेट पाउडर मिलाओ और उसमें पीएसबी कल्चर मिलाओ, ठीक है, और मिक्स करके और फिर फसल को दो। तो हमने करना चालू कर दिया, ठीक है। अभी करना चालू किया तो हमको 5-10% के आसपास उसमें रिजल्ट भी मिले। वो पूछते थे कैसा है, हमने हाँ ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो 5-10% रिजल्ट थे। और इस फार्मूले पे जो हमें मिला, इस फार्मूले पे 1970 से ऑलरेडी एक प्रॉम सोसाइटी है राजस्थान में, उसने सबसे पहले ये काम करना चालू किया, है ना। तो उसने काम करना चालू किया तो धीरे धीरे करके सरकारों को उन्होंने 1992 से जो है ना सरकार को पत्र लिखे कि जो डीएपी खाद है उसका रिप्लेसमेंट ये बन सकता है, ये खाद आप बनवाइए, मतलब या ये इसको प्रोपोगेट करिए, है ना, गवर्नमेंट लेवल पे। तो सरकार में तो ऐसे होता है ना, कोई पत्र हाथ पे आ गया, कोई आदमी ठीक ठाक मिला तो इंस्टेंट हो जाएगा, कल ही हो जाएगा था।
और नहीं हुआ तो वो पत्र में मतलब दीमक लग जाएगा, आप ऐसे 1000 पत्र भेज दीजिए, कोई फायदा नहीं। तो जब ही वो हो जाए, तो अभी तक तो उस पर कोई एक्शन नहीं था सरकार का। 2014 में जो है ना, अभी मोदी गवर्नमेंट आया, उसने उठा के उसको एफसीओ में ले लिया, वो फार्मूले को उठा के फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट में, और उसको नाम दे दिया प्रॉम, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, और उसको अंडर लाइसेंस कर दिया। अब ये पे क्या हो रहा था कि अभी भी इस पे मतलब बहुत ज्यादा कोई तो भी एक्ट में ले लिया गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करने का माध्यम बना लिया, लेकिन उसका प्रोपोगेशन नहीं किया। अब सरकार को लगा कि एफसीओ में तो ले लिया पर रेवेन्यू कुछ आ नहीं रहा और जैविक खेती विस्तार ले नहीं रही। तो अभी उन्होंने 2017 में क्या किया, हर एक कंपनी को जो फर्टिलाइजर बना रही केमिकल, उसको वार्न कर दिया कि 10% जैविक बनाओगे तभी लाइसेंस आपका रहेगा, नहीं तो केमिकल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो क्या हुआ, इस फार्मूले पर अब एक्टिव हो गई कंपनियां बहुत सारी। तो बहुत सारी कंपनियां ये खाद बनाने लगी अब, लेकिन रिजल्ट कितना है अभी भी 20%, मैक्सिमम 20%। ठीक है, अब हमें जब ये हाथ लगा फार्मूला 2012 में इसी सिचुएशन में, तब हमारे दिमाग में थोड़ी क्यूरियोसिटी जाग गई। क्यूरियोसिटी ऐसी कि अगर ये डीएपी बनाने में जाता है तो इसका रिजल्ट डीएपी जैसा क्यों नहीं आता। तो उन्होंने हमको पूछा, हमने कई बार उनको पूछा ऐसे क्यों नहीं होता कि डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते। बोले जो है ना, इसको सॉल्युबल बनाना पड़ता है, क्योंकि ये पत्थर के फॉर्म में निकलता है खदान से, और पत्थर होता है सॉलिड। अब इसको ग्राइंड करके पाउडर तो बना देते हैं, लेकिन इसके मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं होते, और प्लांट्स को पत्थर नहीं चाहिए, उसको एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट मतलब बहुत ही माइनर लेवल की प्रॉपर्टी चाहिए उसको। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो माइनर लेवल की प्रॉपर्टी कौन लेके आएगा, तो बोले पीएसबी बैक्टीरिया लेके आएगा। तो पीएसबी बैक्टीरिया को जितना मैंने समझा है, वो क्या करता है, वो फॉस्फेट को सॉल्युबल नहीं बनाएगा, वो केवल फॉस्फेट को उठा के प्लांट को देगा, जैसे और बैक्टीरिया का काम है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया का काम क्या है, वो नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, वो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में जो है ऑलरेडी न्यूट्रिएंट, वो उसको उठा के प्लांट्स को देगा। अगर बैक्टीरिया नाइट्रोजन बना रहा होता तो ये बहुत कमाल की बात थी, फिर हमें रासायनिक खेती करने की जरूरत ही क्या थी। हम फिर बैक्टीरिया को बायोरिएक्टर प्लांट में बोलते, तू भाई मिट्टी में क्यों बना रहा है, इधर ही नाइट्रोजन बना, और फिर हम यूरिया ना डाल के यही नाइट्रोजन तुम्हारी बनी हुई नाइट्रोजन डालते हैं। बात समझ में आ रही। तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन नहीं बनाता, और ना ही बैक्टीरिया फास्फोरस बनाता है। ये अर्थ पर ऑलरेडी है ये सारी चीजें। बैक्टीरिया का काम है उसको सॉल्युबल फॉर्म में करके प्लांट्स को देना। तो ये फार्मूला इसलिए मतलब बहुत लूप लाइन में है, इसके रिजल्ट नहीं है, इसलिए इस पे अभी बहुत काम भारत में नहीं हो रहा। नहीं तो एक झटके में जो है ना, डीएपी के विकल्प में अगर ये खाद काम कर जाए तो कितनी पॉपुलरिटी हो जाती है। अभी तक तो सारे फार्मर करने लग जाते, कौन को जहर पसंद है भाई। ठीक है, तो अब हमें ये बात समझ में आ गई थी कि इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगा तो ये डीएपी जैसा काम करेगा। अब ये सॉल्युबल होने के लिए डीएपी वाले क्या करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड से वो सॉल्युबल तो हो जाता है, लेकिन वो एसिड जब मिट्टी में जाती है तो सॉइल की एसिडिटी बढ़ती है, अर्थवर्म मर जाते हैं और बैक्टीरिया भी डैमेज हो जाते हैं बहुत सारे। लेकिन फायदा भी करता है, तो फायदे के चक्कर में नुकसान भी होता साथ साथ में। तो वो ये सब चल रहा है। अब क्या है ना, अब रॉक फॉस्फेट अगर आप नेचुरली तरीके से सॉल्युबल बना लेते हैं तो काम बन गई, फिर कहानी सारी सुलझ जाएगी। हम डीएपी भी यूज करने से बच जाएंगे और उधर एसिड डालने से भी बच जाएंगे। तो अब धीरे धीरे हमारी जिज्ञासा बढ़ी। 2012 से हमने 2 साल इस पे काम किया, और मतलब इस पे थोड़ा हमने बड़ा सेटअप भी लगाया, और बहुत कंपनियों को जो है ना ये खाद बना के भी दिया। पर रिजल्ट जो है ना, ये कंपनियां अभी भी खाद लेने को तैयार हैं, बोलती है बनाइए आप तो, पर रिजल्ट नहीं तो आत्मा नहीं बोलती ना, रिजल्ट नहीं आ रहा फार्मर को क्यों नुकसान करना। ठीक है ना, तो हमने बोला कि जो है ना अभी हम ये काम बंद कर दिया। फिर अभी दिमाग लगाया कि इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे की जाए। तो हमने क्या किया, जब हम फ्रेश गोबर को कंपोस्ट बना रहे, ठीक है, फ्रेश गोबर को कंपोस्ट बना रहे और कंपोस्ट करने के बाद रॉक फॉस्फेट मिला रहे, तो क्यों ना हम फ्रेश गोबर में ही ये रॉक फॉस्फेट मिला दें पहले ही, है कि नहीं। गोबर को तो कंपोस्ट होना ही है। तो कंपोस्ट होने में क्या होता है, नेचुरली काउ डंग जब कंपोस्ट होता है तो बर्न होता है, वो बर्न मतलब जलता है। ठीक है, हाँ, और एसिडिटी बहुत होती है उसके अंदर।
तो वो एसिडिटी और बर्निंग प्रोसेस में क्या होगा, फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे। तो ऐसे करने से हमको रिजल्ट और इम्प्रूव हो गया, 40 to 50% रिजल्ट मिलने लगा वो फर्टिलाइजर का, ऐसा करने से। तो फार्मूला अभी ये स्टेज में आया। अभी ये स्टेज से अभी हम रुका नहीं, अभी हमने कहा इसको और क्या कर सकते हैं। तो ये जो हमने पिट बनाया इसमें हम क्या कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा 20 डेज में एक बार रिपीट उसको पलटते हैं, एंड पलटने के बाद हम वापस क्या करते हैं, थोड़ा वाटरिंग कर देते हैं मॉइस्चर मेंटेन के लिए। तो हमने कहा वाटरिंग ना करके इस पे आप काई यूरिन मार दो। तो काई यूरिन में जो एसिडिटी है उससे जो है ना रॉक फास्फेट और जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा और ढीला पड़ेगा। वो करने से 60-70% रिजल्ट पहुंच गए। अब क्या कर सकते हैं, तो वो जो फार्मूला अर्थवम का हमें मिला था वो इन 4 सालों के बाद में हमें समझ में आया कि उन्होंने हमको इसलिए बोला था कि अर्थवम कंपोस्ट तुरंत यूज इसलिए नहीं करना क्योंकि इसमें एसिडिटी होती है। केंचुआ जो है ना एसिड छोड़ता अपनी बॉडी से। तो हमारे ध्यान में आया कि जब ये एसिड छोड़ रहा है तो ये तो काम का प्राणी है, फिर हमको इसको एसिड ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको गोबर ये खा रहा है, इससे बोलते हैं भाई रॉक फास्फेट भी खा ले तुम, है कि नहीं है? तो तुम अपने पेट से जो भी एसिडिटी निकाल रहे हो हमारा रॉक फास्फेट सॉल्युबल हो जाएगा। तुमको मिट्टी खाना चाहे रॉक फास्फेट खाना, बात एक ही है, तो इसको खा लो। अब हमने खिलाया तो अर्थवम ही मर गया। हमने ट्रायल किया तो वो सारे अर्थवम मर गए जितने को हमने रॉक फास्फेट डाला। मैंने कहा यार ये तो आफत हो गई। तो 70% पर रिजल्ट इधर आके रुक गया। फिर 3 साल लगे हमको ये स्टडी करने में कि ये केंचुआ एसिनिया फटेडा है, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, ये केवल बायोमास खा सकती है, ये मिट्टी नहीं खा सकती है और ये रॉक फास्फेट भी नहीं खा सकती है। अब एकदम क्लियर हुआ नॉलेज। हमने कहा यार ये तो खतरनाक काम है, ये बंद करना चाहिए और लोगों को प्रचार भी करना चाहिए कि ये वैरायटी हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं है, इस पर हम काम ना करें। क्योंकि ये वैरायटी का जो कंपोस्ट है वो जब मिट्टी में डलेगा, मिट्टी में केंचुआ डेवलप ही नहीं हो पाएगा, तो फायदा क्या फिर, है कि नहीं है भाई। जो ये खाद हम इसलिए डालते हैं मिट्टी में ताकि जो नेचुरली प्रोसेस है वो मिट्टी में होने लग जाए, लेकिन हम अर्थवम डाल रहे हैं पर वो अर्थवम वहां पे सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो क्या होगा, वो मर जाएगा, हत्या भी लगेगी और मिट्टी भी नहीं सुधरेगी। तो मैंने कहा ये बंद करो। फिर क्या करो, तो अर्थवम में एसिड निकलती ये पक्का है। तो हमारे ध्यान में आया कि हम जब गोबर को, गाय के गोबर को मिट्टी के संपर्क में डालते हैं तो बारिश में देखते हैं कि गोबर में केंचुए आ जाते हैं। अब गोबर में जो केंचुए आए वो आसमान से तो आए नहीं, गिरे नहीं, ना देखे आज तक हमने गिरते हुए, ठीक है। तो ये कहाँ से आए, तो मिट्टी में से आए, क्योंकि मिट्टी में पहले से थे और गोबर मिट्टी के साथ में है, तो ये मिट्टी से चल के इसमें आए। इसका मतलब ये है कि कोई तो केंचुआ है जो मिट्टी खा रहा था अभी तक और आके अब गोबर खा रहा, मतलब ये दोनों खा सकता है। और जब ये मिट्टी खा सकता है और गोबर खा रहा है मतलब ये रॉक फास्फेट भी खा सकता है। ऐसे करके 3 साल हमने रेगुलर ट्रायल किए, इधर का केंचुआ पकड़ उधर का पकड़, ये करते 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 एक केंचुआ हाथ लगा जो गोबर, मिट्टी, रॉक फास्फेट तीनों खाने को तैयार। तो हमारा काम बना। अब हमने क्या किया, फ्रेश गोबर को रॉक फास्फेट या लकड़ी का बुरादा मिला के, ये फास्फोरस बेस्ड एलिमेंट हुआ, करेक्ट ना, और ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर बेस्ड एलिमेंट हुआ, ये मिनरल्स बेस्ड है, ये ऑर्गेनिक बेस्ड है। इन दोनों को मिला के 1 मंथ तक हमने उसको रख दिया। 1 मंथ में क्या हुआ, गोबर में जो एक्स्ट्रा हीट थी या एक्सेस जो भी एसिडिटी थी वो रॉक फास्फेट ने कंज्यूम कर ली। तो अब क्या हुआ कि गोबर जो है ना केंचुआ के खाने लायक बन गया, है ना। अब एसिडिटी कम हो गई क्योंकि केंचुए के पास ऑलरेडी एसिड है, पेट के अंदर बन रही है लगातार। अब वो उसको हम एसिड में डालेंगे ताजे गोबर में, बेचारा मर जाएगा वो। तो उसको 1 महीना काउडंग को रखना ताकि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए और उसकी जो मीथेन गैस है वो निकल जाए। तो 1 महीने रखने के बाद फिर हमने इसमें अर्थवम छोड़ा इंडियन अपना, और फिर ये मैं जो खाद बनाई वो खाद जस्ट लाइक ए रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी। 2 टन पर एकड़ आप यूज कर लीजिए, डीएपी का दाना छूने की जरूरत नहीं है और आपको रिजल्ट मिलेंगे 100% नहीं लेकिन 95% रिजल्ट आपको मिलेगा। और 95% मतलब 100% से ज्यादा ही होगा डीएपी के मुकाबले। कारण क्योंकि डीएपी 100% डालते हो, 20% काम करता है, 80% फिक्स हो जाता है। अभी इसमें अगर 90% मिल गया तो उधर 20 और इधर 90, तो 3-4 गुना तो वैसे ही हो गया। तो ये मिट्टी को भी सुधार रहा है और मिट्टी में फास्फोरस की कमी को भी पूरा कर रहा है।
और दोनों का रिसोर्स नेचुरली है। गोबर गाय दे रही है और रॉक फॉस्फेट हमारी मिट्टी अर्थ दे रही है। दोनों को हमने मिश्रण करके कंपोस्ट बना दिया। रॉक तो नाइट्रोजन 1 से 2 दिन के अंदर पूरा निकल के इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो आपके फार्म में जितना भी वीड्स आते हैं, आप वीड्स के लिए निकालने को जितना लेबर लगाते हैं, जितना खर्चा लेबर का होगा, उतना से ज्यादा मात्रा में आप नाइट्रोजन तैयार कर सकते हैं उस कचरे से जो लेबर ने निकाला। ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, ठीक है, कि आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इससे रेवेन्यू क्या जनरेट करेंगे। हमने आपको वो पहले दिन बताया था कि जो वीड्स है ना, पहली बात तो उसको आने ना दो, सीधा रेवेन्यू में जोड़ लो। इनकेस आ गया तो उससे क्या ऐसे पैसे बना सकते हैं वो सोचो। तो उसके अंदर नाइट्रोजन तो है ही ना, इनकेस वो आ गया तो ठीक है, उसको रहने दो भाई, है ना, नाइट्रोजन ले लेंगे अपन उससे। पर ये हमें पता होना चाहिए। तो जितना भी ग्रीन वेस्ट है आप उसको क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद फील्ड पे मत छोड़िए उसको। फील्ड पे छोड़ा, 1 दिन के अंदर उसकी नाइट्रोजन एवापरेट होकर ऊपर चले जाएगी। तो क्या करना है हमको, तुरंत जो है ना लाके उसको पानी में डिप करना है। पानी में डिप कर दोगे नाइट्रोजन फिर नहीं निकल पाएगा उसका, लेकिन नाइट्रोजन निकलेगी वो 1 महीने में निकलेगी और फिर पानी में ही रह जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में, वो एवापरेट नहीं होगी। तो फार्मूला क्या है इसका, बहुत सिंपल है। आप 500 kg ग्रीन वेस्ट लीजिए प्लस 500 लीटर वाटर ले लीजिए। इसको 1 मंथ जो है ना आपको पैक करके रखना है बर्तन को। जो भी आप बड़ा एक टैंक ले लीजिए 10,000 लीटर का, उसमें जितना भी आपका ग्रीन वेस्ट है सब भरते जाओ। पानी पहले से भर दो उसमें, सब भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए। जब टैंक पूरा भर जाए उसका ढक्कन बंद कर दो और 1 महीने तक बंद रहने दो। 1 महीने के बाद में ये पूरी नाइट्रोजन इस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अब वो लिक्विड जो बन गया वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, काले कलर का हो जाएगा वो लिक्विड। वो काले कलर का लिक्विड वो लिक्विड नाइट्रोजन है और उसे 500 लीटर 1 एकड़ में आपको देना है। और आपको ये कैसे देनी है, ये देनी है आपको पूरे क्रॉप साइकिल के दौरान, पूरा क्रॉप साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल आप पैडी लगा रहे, सो 4 मंथ का क्रॉप है पैडी, तो 4 मंथ में थोड़ा थोड़ा देना है 500 लीटर टोटल। तो आपने जब भी पानी दिया, या तो आप 4 मंथ को डिवाइड कर लो 500 लीटर से, ठीक है। सो समझ लो कि 1 वीक में आपने 30 लीटर दे दिया, फिर सेकंड वीक 30 लीटर, ऐसे ऐसे करके थोड़ा 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 प्लांट्स की जब तक के फ्रूटिंग ना आ जाए तब तक आपको देना। तो ये नाइट्रोजन का बहुत सिंपल फार्मूला है। और इसमें मैंगो प्लांटेशन है तो उसमें कैसे दे? उसमें आप पानी के साथ या कंपोस्ट में ही मिला के दे दो, पानी को कंपोस्ट में मिला के दे दो। नहीं, डायरेक्ट पानी में उसके डायरेक्ट पानी में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। कितने बार देना? वो तो आपको 500 लीटर 1 एकड़ में देना। अगर 1 एकड़ में 100 प्लांट है तो 500 लीटर को डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो एक प्लांट को जितना है उतना दे। कितनी बार देना पड़ेगा? 1 साल में 1 बार उसको, 1 साल में 1 बार। मतलब जो है ना, जो भी फ्रूटिंग का एक साइकिल है ना, वो साइकिल को 1 बार देना, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बनाने का बहुत सिंपल फार्मूला है। 500 ग्राम ग्रीन वेस्ट 500 लीटर वाटर में डालने से थोड़े दिन के बाद में उसको पूरा वो हो जाएगा ना, गल जाएगा, गल जाएगा। तो फिर उसको आप फिल्टर करके आप, हाँ, फिल्टर करके छान लीजिए। जो वेस्ट बचा उसको कंपोस्ट में फ्रेश पानी मिलाना पड़ेगा ना? नहीं, कुछ नहीं करना, उसमें पानी नहीं मिलाना। पानी तो रहेगा ही नहीं ना उसमें, वो तो नहीं रहेगा ना पानी। वो ग्रीन वेस्ट में भी ऑलरेडी पानी है अंदर, ऐसा नहीं है कि उसमें उसको पानी लगेगा, उसमें से और निकलेगा। बल्कि तो इसमें आप खपतवार भी डाल सकते हो। सब कुछ जो भी ग्रीन है पकड़ के डालो, जो ग्रीन है। 500 एक साथ अगर मान लीजिए रोज 100-200 भी डालते हैं, बाद में कवर करेंगे। आप तो भरते जाओ, 1 महीने तक भरते गए, 1 महीने में भर गया टैंक, अब 1 महीने बाद बंद कर दो, फिर उसके 1 महीने बाद उसको निकाल दो, ठीक है ना। 30 डेज तक रखना, 30 डेज। आप इसमें एनी टाइप्स ऑफ ग्रास, एनी टाइप्स ऑफ ग्रीन लीव्स, एनी टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रीन वेस्ट, एनी टाइप्स ऑफ ग्रीन वेस्ट, समझ गए ना। कुछ भी ग्रीन होना चाहिए बस। अब जैसे कई बार क्या होता है ना, आप लोग तो इधर पोटैटो नहीं उगाते होंगे या उगाते होंगे,
तो हम जब पोटैटो को हार्वेस्ट करते हैं ना, तो उसका जो ऊपर का लीव्स होता है, वो ऊपर का लीव्स जो है ना हम खेत में ही छोड़ देते हैं, और फिर आलू उठा के, पोटैटो उठा के हम घर में चले जाते हैं। हम बोलते हैं फार्मर को, आलू किधर पे भी नहीं जा रहा, उसको उधर ही रहने दो, पहले इसको उठाओ, क्योंकि ये अगर 1 घंटा भी रहा तो ये पूरा नाइट्रोजन उड़ा देगा। तो पहले इसको उठा के पानी में डिप कर दो, फिर आलू उठाते रहो। तो आप कभी भी, जब भी आपके फार्म पे वीडिंग हो, वीडिंग मीन्स जब भी कोई खरपतवार निकालने की प्रोसेस चालू हो, तो एक आदमी को लगा दो तुरंत कि भैया जितना निकला तुरंत आप टैंक में डालते जाइए। आप देखिए बहुत मजा आएगा, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। और डिजोल्व फॉर्म में नाइट्रोजन आती है, आप इसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। 2 लीटर आप ले लीजिए और 13 लीटर वाटर ले लीजिए, मिला के मिक्स करके स्प्रे करिए, तुरंत इंस्टेंट ग्रोथ मिलेगी आपको। तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 लीटर 2 लीटर एंड 13 लीटर वाटर, सब कुछ जो ग्रीन हो बस जो ग्रीन है पार्थेनियम भी चलेगा, जो ग्रीन है वो सब चलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रीन के ही पास है। ग्रीन मतलब नाइट्रोजन। ये नहीं डालना, बाद में ये प्लास्टिक है। About the residue. अब आते हैं पोटासियम के फार्मूले पर। ये है आपका पोटाशियम का फार्मूला। इसमें आपको ग्रीन या ड्राई वेस्ट लेना है 500 kg, प्लस उसमें 5 kg क्रिस्टल सॉल्ट लेना है। इन दोनों को आपस में मिक्स करके कंपोस्ट बनाना है। जो कंपोस्ट बनेगा उसको 500 kg पर एकड़ यूज करना है। पोटासियम का विकल्प तैयार हो गया, आपको म्यूरेट ऑफ पोटास डालने की जरूरत नहीं। ग्रीन एंड ड्राई वेस्ट, ड्राई भी ले सकते हैं या ग्रीन ले सकते हैं, कोई भी एंड नहीं है, सॉरी ये और है, ठीक है। ग्रीन और ड्राई वेस्ट, या तो ग्रीन ले लो या ड्राई ले लो, या ड्राई और ग्रीन मिक्स ले लो, कुछ भी, मतलब 500 kg चाहिए। और 5 kg क्रिस्टल सॉल्ट को, जो समुद्री खड़ा नमक होता है, उसको आप 20 to 30 लीटर वाटर में आप डिसॉल्व करिए, घोल लीजिए। अब वो घोल जो है ना, ये कचरे पे डाल दीजिए, और ये कचरे को ये साइज के पिट में रखिए, करेक्ट ना। और नमक को जो है ना कचरे के ऊपर ही छिड़क दीजिए, मतलब स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि वैसे आप टुकड़े डालेंगे तो वो तो एक टुकड़ा इधर भागेगा, एक इधर भागेगा ना। उसको पानी में मिला के छिड़को, पानी में मिला के छिड़कना है। और उसको 60 डेज तक आप कंपोस्टिंग के पिट में रखिए, शेप में रखिए, वो कंपोस्ट हो जाएगा 60 to 70 डेज में। और फिर उसको आप यूज कर सकते हैं 500 kg पर एकड़। ये पोटास का विकल्प होगा। कंपोस्ट बनने में कितने दिन लगेगा? 60 to 70 डेज है ना। इस पे हरतोम वगैरह कुछ नहीं लगते, नहीं, और इसमें ऊपर कवर करके रखना है, या हाँ, कवर तो जहाँ पे भी हम कंपोस्ट बनाएंगे ना, बीच बीच में मॉइस्ट करते हैं। ड्राई वेस्ट करना, 5 kg ग्रीन और ड्राई वेस्ट 500 kg स्प्रे कर बिल्कुल बोल रहे हैं। कंपोस्ट ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का फॉर्मूला है। इसमें हमें 2 kg फ्रेश काउ डंक लेना है, 2 kg काउ यूरिन लेना है, 2 kg जैगरी लेना है, 2 kg मस्टर्ड केक लेना है, और 2 kg उड़द दाल का आटा लेना है, फ्लोर लेना है। ये पांचों चीजों को मिक्स करके
हाँ नहीं 20 kg फ्रेश काउ डंग, 20 लीटर काउ यूरिन, 2 kg जैगरी पुराना मिल गया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप नया भी ले सकते हैं। 2 kg मस्टर्ड केक 2 kg एंड 2 kg उड़द दाल का आटा। ये पांचों चीजों को आपस में मिक्स कर देंगे आप और इनका मिक्सचर बना के कपड़े से मुंह बांध के इसको 5 डेज तक रखना है। वाटर नहीं है सर, हाँ इसमें वाटर की जरूरत नहीं है। नहीं लीटर वाटर है ना, ये ऑलरेडी यूरिन है ना इसलिए। और अगर बहुत सॉलिड हो तो ठीक है, थोड़ा सा आप यूज कर सकते हैं। केक नहीं मिलता वो मस्टर्ड केक ना, मस्टर्ड केक हम इधर उधर से अरेंज कर में मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो नहीं डाल सकता, हाँ? मस्टर्ड नहीं डाल सकता। नहीं मस्टर्ड डालना जरूरी है क्योंकि इससे आयरन मैग्नीशियम और बहुत सारी नहीं चीजें। नहीं मस्टर्ड डालना नहीं डायरेक्ट मस्टर्ड ऑयल जाएगा मिट्टी में, बहुत सो ये फार्मूले को मिक्स करके 5 डेज तक आपको क्या करना है, मिक्सचर करके रखना है और मिक्सचर को कपड़े से मुंह बांध के रखना है। आफ्टर 5 डेज आप उसमें थोड़ा ज्यादा पानी ऐड करिए और उसको क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज उसको रन करिए। अब ये सॉल्यूशन तैयार है माइक्रोन्यूट्रिएंट का। इस सॉल्यूशन को ज्यादा पानी में मिला के आपको 15 to 20 डेज में रिपीट करना है, एवरी 15 to 20 डेज, ठीक है। मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है और ये एवरी 15 to 20 डेज में रिपीट होगा। ये केवल एक बार देना है, ये केवल एक बार देना है, ये भी केवल एक बार देना है। ये बस केवल 20 to 15 डेज में आपको रिपीट करना है। क्लियर हो गया? Quantity how much is the last one? ये जो क्वांटिटी है ना, ये पूरा सॉल्यूशन 1 एकड़ का 1 acre का। Every 15 days you will be doing that. रिपीट है ना। मस्टर्ड केक में आयरन मैग्नीशियम है ना, बोरॉन, ये सारे एलिमेंट होते हैं, इसलिए हमें वो जरूरी चाहिए। मिक्सचर को क्या आप करना है? ऑनलाइन भी ले सकते हैं, नहीं तो हम भेज देंगे। हमारी कच्ची गानी की पोलू से हम बहुत मस्टर्ड फोलियर निकालते हैं। फोलियर करना है या ड्रिप में देना है? फोलियर स्प्रे देना है या नहीं स्प्रे नहीं, ये पानी में डिजोल्व करके मिट्टी में दे सकते हैं। सर मिक्सचर को क्या करना है, एक बार फिर से बोलिए ना। हाँ मिक्सचर बनने के बाद क्या करना है उसको, मिक्सचर को? इस मिक्सचर को थोड़ा सा पानी मिला के क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घुमाना 10 मिनट तक। फिर इसके बाद आप ज्यादा पानी मिला के और आप खेत में दे दीजिए, बहा दीजिए, पिला दीजिए जमीन को। इमीडिएट? हाँ इमीडिएट पिलाना है। इसको आपको स्टॉक नहीं रखना, ये ध्यान रखना, ये स्टॉक ड्रिप में खराब नहीं हो दे जाएगा। ड्रिप में नहीं जाएगा, इसको जमीन में ही पिलाना पड़ेगा। और एक बात, इसको कभी भी स्टॉक नहीं रखना। 5 डेज में ये बन जाएगा और 7 डेज तक आप इसको यूज कर मैक्सिमम। ऐसे नहीं कि हमने इसको बना लिया और फिर हम है ना अभी यूज करेंगे महीने भर बाद, ऐसे खराब हो जाएगा ये। This one you need to keep it for 5 days or no? Just 7 days. हाँ 5 to 7 डेज You can keep it anytime. करेक्ट। तो ये फार्मूला जो है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को पूरा करता है और ये रिपीट करना है 15 to 20 डेज में। बाकी ये सारे तीनों फार्मूले, ये नाइट्रोजन को भी आप क्या कर सकते हैं ना, इसी के साथ में दे सकते हैं, है ना, क्योंकि ये भी लिक्विड है ना। तो ये 15 डेज में देना है, तो इसी 15 डेज में हमने ये और ये मिला दिया। और ये वाला जो है ना पोटाशियम और ये फॉस्फेट, ये जो है ना जब आप क्रॉप लगाते हैं ना तो उसी समय पे आपने दे दिया और क्रॉप लगा दिया। ऐसे करिए आप। तो दो खाद जो है ना एक बार देना और 2 खाद जो लिक्विड है वो 15 डेज में रिपीट कर दीजिए। ऐसे करके ये कंप्लीट डाइट होती है प्लांट्स के लिए और ये हेल्दी फूड है किसी भी सॉइल या किसी भी क्रॉप्स के लिए। आप जब ये हेल्दी फूड अप्लाई करेंगे तो गारंटी से मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो डिसीज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, डिसीज बहुत कम आएगा और फुल न्यूट्रिशनल फूड आएगा। इसका कलर, टेस्ट, रंग, रूप, गंध सब कुछ डिफरेंट रहेगा। सो बहुत अच्छा आपको इसका मतलब प्राइसेस भी मिलेगा और हम लोग इसका अच्छा मार्केट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हार्वेस्ट के बाद करना है। ये हर हार्वेस्ट के बाद करना है। नहीं, ये फसल लगाने के पहले शुरू करना है, ये वाला और ये वाला, और ये लिक्विड वाला और ये वाला जो है ना फसल लगाने के बाद 15 डेज में रिपीट करना, ऐसा है। ठीक है, तो इसी के साथ में जो है ना ये रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल केमिकल फर्टिलाइजर का जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट हुआ और ऑलमोस्ट हमारे जो टॉपिक थे, जो मोटा मोटी टॉपिक्स थे वो फिनिश हो चुके हैं, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें चलती रहेंगी
आपके लिए, इसलिए ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी। आप ग्रुप पर जो है ना हमें जोड़ लीजिएगा। सो हम आपको जो भी समय समय पर आपके जो सवाल होंगे उनके हम जवाब करते रहेंगे। पर ग्रुप में जो है ना फिर आप प्रॉपर टू दी पॉइंट ही बात करिए, जो आपके सवाल है वही लिखिए, और मतलब और भी बहुत सारी इधर उधर की चीजें मत मतलब वो करिए, है ना। कुछ भी उसमें है ना मॉर्निंग ना इवनिंग, ये सब हो रहा है संसार में लाखों सालों से, कोई है ना। और वो दिवाली भी नहीं मनाना, क्योंकि वो भी होती है ना, कोई नई चीज नहीं है। तो आप शार्पली अपना जो सवाल है, आपकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम, सॉरी फिर इंडिविजुअल आ जाता है, इंडिविजुअल का मतलब एग्रीकल्चर टू रिलेटेड इंडिविजुअल, बराबर ना, वो आप लिख सकते हैं उसमें। क्योंकि हम सभी लोग जो है ना प्रॉब्लम लेके घूमते। When we are doing all, let's say for last 20-30 years, all these chemical based formula we are applying on the farm. All of a sudden, can we apply all these things? यस, आप इंस्टेंट अप्लाई करिए। जो ईल्ड आपको केमिकल से मिल रही थी उसी ईल्ड से आप आगे बढ़े। हाँ, इससे कम नहीं होने वाली। हाँ, कम होती कब, जब केवल आप कंपोस्ट में अटके होते तब। अभी देखो हम लोगों ने कितना चीज सुधारा। पहले तो ये सुधारा कंपोस्ट का डेफिनेशन। अभी तो यार हम कोई भी गोबर को कंपोस्ट समझ रहे थे, समझ रहे ना। कोई ने कह दिया ये 4 साल से पड़ा, उठा के हमने डाल दिया। तो 4 साल का होना ये कंपोस्टिंग को नहीं रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट ना। कंपोस्टिंग का मतलब ये है। तो पहले तो कंपोस्ट सुधारे हम, फिर प्लांट्स को क्या चाहिए वो डिमांड क्रिएट करें, इसका क्या रिसोर्सेस है वो तैयार करें। ऐसे जब हम पूरा ये करेंगे ना तो बहुत सिंपल, ये करने में कठिनाई कुछ भी नहीं है। रॉक फॉस्फेट बस बाहर से लानी या लकड़ी का बुरादा, बाकी सब है आपके पास। पानी आपके पास है, ग्रीन वेस्ट आपके पास है, साल्ट किचन में रखा है, मारो करो। And is there any possibility like some people may do combinations of two formula from there to two formula from here like that? हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। So one thing I was not clear actually, the compost where you put like 2 feet depth and 4 feet wide. नो डेप्थ, जमीन के सरफेस से 2 फीट हाइट। 2 feet. Is there anything you can put like सीमेंट का ऐसा लगा सकते हो? वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जमीन के ऊपर ही? जमीन के ऊपर ही। ऊपर ही, but it can be under the shade or? हाँ, अंडर शेड भी कर सकते हैं। 2 फीट हाइट से ज्यादा नहीं करना, क्योंकि उसमें एरिएशन नहीं जाएगा। ठीक है। कंपोस्ट में गोबर का सिर्फ फीमेल गोबर डालना है कि फुल सभी डाल सकते हैं? मिक्स करके भी डाल सकते हैं आप, लेकिन भारतीय नस्ल का गोबर जो करंट देगा वो कोई और नहीं दे पाएगा, है ना। वो कल आपको इवनिंग में बता दिया। तो देखिए 2 गाय एक नंदी है तो चलेगा, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। के पास नॉलेज नहीं है, फिर प्रैक्टिकली जो सुबह साहब ने बोला लेबर नहीं मिलती वो नहीं है, ये सब भी चीजें हैं, है ना। नॉलेज तो ठीक है, फार्मूले ये सब बता दिए, पर जमीन होगी तब तो ना, लेबर मिलेगी तब तो काम होगा ना। एक्चुअली एजुकेशन तो वही होना है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे प्लान किए हैं कि कम्युनिटी फार्मिंग में हम लोग करते हैं कुछ, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे 100 एकड़ एक प्लॉट लिया हमने। अभी जिसको भी इसमें ये कैंपस के अंदर जगह चाहिए, ये एक पूरा कंप्लीट एक कैंपस होगा। इसमें अगर आपको चाहिए कि साहब हमको 1 एकड़ चाहिए, सो आप 1 एकड़ अपना नाम पे लीजिए। 1 एकड़ आप इस कम्युनिटी के अंदर होगा। इस कम्युनिटी में क्या होगा कि आपको मान के चलिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत है। अब आपको इंडिविजुअल खरीदने की जरूरत नहीं, कम्युनिटी का है, यूज करिए, वापस रखिए, समझ गए ना। और फिर आपको किसी नॉलेज की जरूरत है, मान के चलो, तो टेक्नोलॉजी आपके सामने खड़ी है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपके साथ में खड़ा हुआ है। फिर आपको कोई भी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है इनकेस, है ना, तो कम्युनिटी में ही आप उसको बेच दीजिए, आपको कहीं मार्केट तलाशने की जरूरत नहीं है। तो कम्युनिटी में क्या होगा, सब कुछ एक दूसरे की हेल्प होती रहेगी और काम मिशन आगे बढ़ता रहेगा। तो इसमें बहुत एक सपोर्ट करने के लिए हम लोग ये प्लान किए हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोई भी व्यक्ति जिसको अगर इस तरह के प्लान पे काम करना है कि हाँ ठीक है हम एक टुकड़ा ले सकते हैं, हम 5-10 लाख रुपए का एक छोटा टुकड़ा लेके हम अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। इवन अगर बड़ा करना चाहे तो बड़ा ले लीजिए, है कि नहीं है। सो बड़े लेवल पे फार्मिंग करिए। इनकेस आपको लगता है कि नहीं हम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पैसे लगा सकते हैं, हम लेबर भी हैंडल नहीं करेंगे, हम कहाँ बार बार उसको जाके वो करेंगे, तो फिर आप हमको ही बोल दीजिए कि ये हमारा 2 एकड़ का टुकड़ा है और हमारे घर की ये रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी तो आपके नाम पे ही है, तो प्रॉपर्टी तो धीरे धीरे डेवलपमेंट जैसे होगी वो बढ़ेगी, वो तो आपकी एसेट्स है। लेकिन उस जमीन पे जो भी उगेगा, उस जमीन से जो उगेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान के चलो हमें दाल चाहिए, आटा चाहिए, मिलेट्स चाहिए, मसाले चाहिए, लाइक जो भी हमारा घर का राशन होता है, ऑयल चाहिए, है ना, शुगर चाहिए, गुड़ जैगरी चाहिए, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे और वो कैलकुलेशन का पूरा बजट आपको 1 साल का मिलेगा, पूरा घर का राशन जो भी है, और आपकी जमीन भी रहेगी। आप कभी भी आइए, करिए काम उसमें जो भी, और आपको नया कुछ करना वो भी करिए, है ना। नहीं, वो हम यहाँ पे भी करेंगे और डिफरेंट प्लेसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया करेंगे, है ना। हाँ, डिफरेंट प्लेसेस पे करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम एक टीम एस्टेब्लिश करेंगे, वो टीम जो है ना इस पूरे फार्म को हैंडल करेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम जो उगाएंगे वही हम खाएंगे, मतलब, तो वो वैसा करिए, आप फ्री हैं। इनकेस आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम्युनिटी को बोल दीजिए कि भाई हमारी जमीन पे जो उगाना आप उगाइए। तो हमारी कम्युनिटी या हमारा जो प्लान होगा, हम मिट्टी को समझ के वो क्रॉप उगाएंगे, पर आपको हम सब कुछ देंगे, फिर उसमें से जो निकलेगा वो हम रखेंगे, वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको वो और दूसरा पैकेज दे रहे हैं। उसमें ऑयल भी होगा, उसमें राइस भी होगा, क्योंकि हमारे और इतने सारे फार्म हैं, उसमें जो प्रोड्यूस आ रहा है तो वो प्रोड्यूस हम बाजार में ना बेच के पहले आपकी प्राथमिकता आपको देंगे पहले, है कि नहीं है। तो इस तरह का कुछ तो भी हम लोग कर सकते हैं, ये आइडियाज है, ये प्लान है। सो एक हैदराबाद के पास में ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 10-20 एकड़ का आप लोग देखिए जमीन, आपके नॉलेज में है तो आप एंगेज करिए, हमें बोलिए, फिर अपन एक ग्रुप बनाते हैं, ऐसे 5-7 लोग जुड़ के, और फिर हम पूरी टीम बिठाते हैं, शुरू कर देते हैं काम, है कि नहीं है। बहुत सिंपल है, और इसमें मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसे नहीं है कि किसी के पास ओनरशिप नहीं है। हर प्लॉट की अपनी आपके पास ओनरशिप है। सो आपकी जमीन है, आपको जो मर्जी आए वो करिए। एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगी बस एक के, कि भाई हम ठीक है, एक ग्रुप में हैं सभी लोग, एक ग्रुप में हम सब लोग आपस में बातचीत करके पूरे फार्म को ऑपरेट कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो अभी जो कॉम्प्लिकेशंस है, लेबर के, मशीनरीज के, इक्विपमेंट के, टेक्नोलॉजी, अच्छा फिर हमारा भी क्या है ना, एक अगर बंदा हम भेजेंगे ना, तो कम्युनिटी में अगर एक बंदा भेज दिया तो सब 10 लोगों का काम हो जाएगा ना सब। अब आप लोग अभी बिखरे हैं, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, सबको सर्विस चाहिए, तो सबको अलग अलग घूम के कितना पैसा खर्चा होगा ना, है कि नहीं है। तो ऐसे करते हैं हम लोग, कुछ कर सकते हैं। तो आप प्लान कीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ग्रुप पे आप छोड़िए, राजेश्वर राव जी इसको हैंडल करेंगे, और फिर हम लोग बातचीत करते करते इसको फाइनलाइज मूवमेंट पे लेके चलेंगे। लैंड वाले को कुछ ओन लैंड है ना, उसको कुछ ऐसा। हाँ, अगर ओन लैंड आपके पास है तो सर्विसेज तो हम दे ही रहे हैं। जिनके पास नहीं है ना, और जिनके पास है भी पर चाहते हैं कि हाँ ये प्लान ले लेते हैं हम, लेकिन जान इन द पूल, हाँ ओन लैंड है तो यू कैन जॉइन इन द पूल, योर लैंड विल बी देयर इन आवर ग्रुप, है ना। ग्रुप कम्युनिटी फॉर्म में, ग्रुप इन द सेंस समझ लो एक कॉलोनी है बेसिकली, आप ऐसे समझ लीजिए एक कॉलोनी है। आप इंडिविजुअल प्लॉट खरीदते हैं, इंडिविजुअल घर बनाते हैं, आपको इंडिविजुअली सभी चीजें चाहिए ना, सिक्योरिटी भी चाहिए, है ना, लेबर भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन एक आप कॉलोनी का जब पार्ट होते हैं तो उसमें आपको वो सारी चीजें मिलती, तो इजी हो जाता है वो काम। वैसे ही इस तरह का ये प्लान होगा, तो इस तरह के प्लान पे भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमारी एनर्जी भी सेंट्रलाइज हो और हम आप लोगों को मदद कर पाए बेसिकली, है ना। ऐसे तो इन्हीं बातों के साथ में हाँ, इरिगेशन का जो है ना आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ में जो है ना पूरा डायग्राम रहेगा। आपको इस मॉडल के अंदर ड्रिप इरिगेशन और मिनी स्प्रिंकलर, ये 2 ही इरिगेशन का सेटअप करना है। वो भी नहीं दिया सर, ईयर वाइज, महीना वाइज कौन सा फसल होगा ना, ये सब पीडीएफ बना हुआ है ना, इसको इतना लिखना का जरूरत नहीं है। उसका पीडीएफ बना है, हम वो देंगे, अगर उसमें कोई डाउट है तो बोलिए, है कि नहीं। कब आएगा? क्या पीडीएफ आज ही दे देंगे रात तक, है ना। वो ग्राफ में कभी आएगा, टेबल सब भेज देंगे, एक साथ सारी पीडीएफ भेज जाएगी।